सिटी विजन के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईडी ने बीआरएस एलएलसी कविता को नोटिस जारी किया। नोटिस में कल उनके सामने पेश होने की बात कही गई है। ऐसा लगता है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ कविता से पूछताछ की संभावना है। कोर्ट ने मंगलवार को अरुण रामचंद्र पिल्लई को 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी के अधिकारियों ने कल अदालत को बताया है कि वे पिल्लई और कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू से पूछताछ करेंगे। संभावना है कि तीनों से एक साथ साउथ ग्रुप आप के लिंक को लेकर पूछताछ की जाएगी। अरुण ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए आपको ट्रांसफर करने में अहम भूमिका निभाई थी। ईडी का कहना है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई की कविता बेनामी है। ईडी ने रिमांड रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह आरोपियों के बयान है। ईडी का कहना है कि कविता ने इस रिश्ते के जरिए कारोबार और राज्यों में फैलाने का प्रस्ताव दिया था। वहीं इस मामले को लेकर पिछले 11 साल दिसंबर को सीबीआई अधिकारियों ने कविता से हैदराबाद स्थित उनके घर पर पूछताछ की थी। करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ के बाद उससे कई अहम बातें हाथ लगी, लेकिन मंगलवार को रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी और कविता को तत्काल नोटिस जारी किए जाने को देखे तो साफ है कि ईडी कुछ और अहम जानकारियां हासिल करने के लिए काम कर रही है। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि इस घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपयों की हेराफेरी की गई है। एमएलसी कविता ने ईडी द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया। कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर उन्होंने कहा है कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने कहा है कि जन विरोधी सरकार के समक्ष तेलंगाना कभी नहीं झुकेगा। कविता ने कहा है कि उनकी मांग है कि लंबे समय से लंबित पड़े महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया जाए ताकि राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। कविता ने कहा है कि भारत जागृति ने महिला समूहों के साथ मिलकर इस महीने की 10 तारीख को जंतर मंतर पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू की है, जिसमें भाजपा सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने और पारित करने की मांग की गई है। इसी क्रम में ईडी ने उन्हें कल जांच के लिए दिल्ली आने का नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर वहां जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने भाजपा से यह जानने का आग्रह किया है कि सीएम केसीआर और बीआरएस पार्टी को इस तरह के कार्यों से भाजपा सरकार की जन विरोध नीतियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी। ईडी के नोटिस के मद्देनजर पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 में कविता के घर की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। कविता के घर पर भारी पुलिस बल का बंदोबस्त किया गया है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। निजामाबाद के विधायक बिगला गणेश गुप्ता ने कविता को ईडी के नोटिस का जवाब दिया। इसे केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं पर हमला बताया गया। कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर आए गणेश गुप्ता ने चेतावनी दी है कि इसका असर अगले चुनाव में दिखेगा। गणेश गुप्ता ने सवाल किया है कि किशन रेड्डी और बंडी संजय पहले से कैसे कह रहे थे कि कविता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया है कि महिला आरक्षण विधेयक की 1 दिन पहले से सुनवाई के लिए आने का नोटिस कैसे देंगे। उन्होंने कहा है कि यह तेलंगाना महिलाओं पर हमला था। उन्होंने कहा है कि नोटिस देने का यह सही समय नहीं है। 1 दिन के लिए रुक गए तो क्या होता। गणेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई भाजपा नेताओं के कहे अनुसार काम कर रही है। अंदौल के विधायक क्रांति किरण ने ईडी द्वारा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कविता को नोटिस जारी किए जाने की आलोचना की है। तेलंगाना की जनता को जगाने वाली कविता। अब आरोप है कि केंद्र ने देश की जनता को जगाने में सक्रिय होने से रोकने के लिए ईडी के जरिए नोटिस जारी किया है। क्रांति किरण ने कहा है कि कविता ईडी के नोटिस से डरने वाली नहीं है। वह अपना आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने सवाल किया है कि लाखों करोड़ का मुनाफा कमाकर जनता का पैसा लूटने वाले अमित शाह को ईडी सीबीआई ने नोटिस क्यों नहीं जारी किया। एक तरफ अगर कविता और तेलंगाना सरकार को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाया जाता है तो तेलंगाना के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि कविता को ईडी के नोटिस से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कविता को ईडी का नोटिस जारी करना गलत है। उन्होंने कहा है कि वे जांच एजेंसियों के मामले में दखल नहीं देंगे। अगर ईडी मामले सही है तो वे इसे लेकर हंगामा क्यों कर रहे हैं।
किशन रेड्डी ने पूछा है कि क्या आप अपनी गलतियों का श्रेय तेलंगाना समुदाय को देंगे। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को तेलंगाना समाज से जोड़ा जा रहा है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि वे इस तरह से तेलंगाना समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कविता पर आरोप लगाया है कि आपने ही शराब का धंधा किया है और आपने ही अवैध कमाई की है। किशन रेड्डी ने सवाल किया है कि कौन दिल्ली जाकर शराब का व्यापार किया और किसने सेलफोन तोड़ा और किसने अपराधियों से हाथ मिलाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर की बेटी की वजह से तेलंगाना बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कविता दिल्ली शराब घोटाले में शामिल थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कविता के मामले से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। बंडी संजय ने कहा है कि सबूत होने पर जांच एजेंसियों को जांच का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगी। उन्होंने सवाल किया है कि केसीआर और केटीआर अभी भी शराब घोटाले में कविता की संलिप्तता पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर अपनी बेटी को बचाने के लिए नए नए नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग केसीआर के परिवार के बहकावे में आने को तैयार नहीं है। लोग केसीआर की बेटी कविता की हर हरकत से वाकिफ है। बंडी संजय ने कविता को चोर कहकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी को महिला दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने कहा है कि कल्वकुंटला परिवार में किसी के खिलाफ आरोप लगते हैं तो उसे पूरे तेलंगाना समाज की बदनामी बताना सही नहीं है। कल्वकुंटला परिवार पहले ही यह जानता था कि कविता को नोटिस मिलेगा। जांच एजेंसियां अगर अपना काम करती है तो उसे बीजेपी से क्या लेना देना। बदले की भावना से केसीआर काम करते हैं। भाजपा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस नेता केसीआर को खुश करने के लिए यह बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोगों को जांच के बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना की बेटी होने का दावा करने वाली कविता की आलोचना की है। इस मामले में रामचंद्र पिल्लई ने खुद सवाल किया है कि कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उसने रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक बेनामी है। कविता को ईडी के नोटिस के मुद्दे पर पोन्नम प्रदेश की जनता इस मामले में बीजेपी और बीआरएस की दोस्ती को समझना चाहती है। उन्होंने सवाल किया है कि कविता को गिरफ्तार करने के मामले में भाजपा पीछे क्यों सोच रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि पूर्व में यदि जांच एजेंसियों ने उनकी नेता सोनिया गांधी को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे पूछताछ की तो अधिकारियों ने कविता के घर जाकर उनसे पूछताछ की। लोग इन सभी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर होटल ताज कृष्णा में वी हब की 5वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 30 लाख करोड़ दिए तो वी हब के एक स्टार्टअप से बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिए। उन्होंने कहा है कि वे महिला कोष के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में महिला व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। केटीआर ने कहा है कि इस समय बहुत से लोग अशिक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। कहा जाता है कि माता पिता के व्यवहार का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, यह प्रमुख बात है। माता पिता को लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। केटीआर ने कहा है कि अगर हमारे घर से समान व्यवहार शुरू होता है तो वे अन्य लड़कियों और लड़कों के साथ भी सम्मान के साथ समान व्यवहार करेंगे। Everywhere. You said VHub needs to forge collaborations. VHub needs to forge partnerships. I'm fully with you on that. I think we have to engage, we have to engage stakeholders in all forms and shapes. In fact, we work with the Australian government. We work with the German government. We work with the United States government. We work with everybody and ensure that we get as much energy, as much knowledge, as much technology expertise, as much input as possible into creating something of value. But let me also talk to you about two other things which are very, very important in my humble opinion. 3 other success stories, ladies who could not be here. There's a lady called Jayamma Kotla, who unfortunately is not with us. She passed away recently. She is a 60-year-old lady from Jaklapalli in Gandeed Mandal, Mahbubnagar Jilla, Mahbubnagar district. She was diagnosed with breast cancer and was undergoing treatment when she was advised to eat healthy. She started making, because of her own health concern, she started making cold pressed oil in the traditional manner. And slowly, before she realized that, she started sharing the oil with others. She realized that she had something valuable. And then she actually
started thinking about eating healthy and how that can actually spread as a habit to the rest of the society. And that became her entrepreneurial venture. A lot of times, the best of ideas, are not something that you sit upon for years or sit upon for months and then come out with something earth-shattering. Best of ideas, in fact, come out from necessity. What sometimes gets thrown at you in terms of a challenge that life throws at you, a curveball life throws at you, and how you choose to overcome it. I think therein lies a simple spark that might create an entrepreneurship opportunity, that might create an enterprise, that might create employment and wealth for the state and the country. So Jayamma came to VHub. She was taught by the VHub team packaging, accounting, licensing, and also was given credit linkage of 10 lakh rupees. Very measly amount, very small amount. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने तेलंगाना की महिलाओं को एक अभूतपूर्व तोहफा दिया। इसी के तहत राज्य भर में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना शुरू की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने करीमनगर में इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का शुभारंभ मंत्री गंगुला कमलाकर ने किया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि महिलाओं के लिए आरोग्य महिला नामक एक नई योजना लाई गई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में 8 प्रकार के उपचार उपलब्ध होंगे। इस योजना के तहत 100 अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में केवल महिला कर्मचारी ही होंगी। हरीश राव ने कहा है कि महिलाओं के कल्याण के लिए आरोग्य लक्ष्मी, कल्याण लक्ष्मी और KCR किट जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में पहली बार शी टीम्स की स्थापना की गई है। पुलिस ने टैंक बॉन्ड पर YSRTP अध्यक्ष YS शर्मिला की चुप्पी तोड़ी। शर्मिला ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में मौन दीक्षा शुरू की, लेकिन पुलिस शर्मिला दीक्षा को तोड़कर बोलाराम थाने ले गई। इससे पहले शर्मिला ने टैंक बॉन्ड स्थित रानी रुद्रम्मा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि रेप के मामले में तेलंगाना राज्य नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि KCR सरकार झूठ बोल रही है कि राज्य में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। प्रदेश में सत्ताधारी दल के नेता दुष्कर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में राज्य में हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर KTR के निर्वाचन क्षेत्र में भी नाबालिगों के साथ बलात्कार होता है तो भगवान ही मालिक है। YS शर्मिला ने कहा है कि हैदराबाद में दिन दहाड़े रेप होता है और इस पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। खैरताबाद कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रोहिन रेड्डी ने कहा है कि महिलाओं के बिना दुनिया नहीं है, उनका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर GHMC की महिला सफाई कर्मियों को फिल्म नगर में सम्मानित किया गया। रोहिन रेड्डी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाने और महिलाओं पर बोझ डालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की भी आलोचना की। अब भी केंद्र और राज्य सरकारों ने ऊंची कीमतों पर लगाम लगाने की मांग की है। उन्होंने वादा किया है कि अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपए होगी। इस कार्यक्रम में सफाई कर्मियों व बस्ती के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने होली पर्व के उपलक्ष्य में बांदी मेट में नागेंद्र द्वारा आयोजित होली समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री तलसानी ने कुछ देर तक मौज किया। रेन डांस, रंग बिरंगे बच्चे और बड़े बुजुर्गों ने जमकर होली मनाया। पूरे रास्ते डीजे की धुन पर डांस करते हुए होली का लुत्फ उठाया। अब से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास नानक राम गुड़ा से अपना संचालन करेगा। इस महीने की 20 तारीख को नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया जाएगा। $340 मिलियन के निवेश से बनी यह अत्याधुनिक इमारत अमेरिका और भारत के बीच मजबूत हो रही रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है और इस अवसर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का विवरण अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास द्वारा घोषित किया गया है।
बेगमपेट पैलेस में इस महीने की 15 तारीख तक सेवाएं जारी रहेंगी। महावाणिज्य दूतावास ने खुलासा किया है कि वे उस दिन दोपहर 12 बजे से 20 तारीख को सुबह 8:30 तक संचालन निलंबित कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को इस महीने की 20 तारीख को सुबह 8:30 पर आपातकालीन सेवाओं के लिए उसके फोन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। आपातकालीन सेवाओं को अमेरिकी नागरिकों को ईमेल भी किया जा सकता है। महावाणिज्य दूतावास ने उन आवेदकों को सलाह दी है जिनके पास 15 मार्च तक वीजा साक्षात्कार है, वे बेगमपेट में पैगे पैलेस और 23 मार्च से वीजा आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नानक रामगुड़ा में नए कार्यालय में आने की सलाह देते हैं। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सामने हुए हादसे में एक उद्योगपति की मौत हो गई। सीसी के सामने के क्षेत्र को प्रोटेक्टिव जोन बनाने के लिए चिरलापल्ली के श्री साई इंडस्ट्रीज के एमडी वी सुधाकर के निर्देशन में आयरन गेट का काम किया जा रहा था। गेट लगाने के क्रम में अचानक गेट उनके ऊपर जा गिरा। घायल सुधाकर को सिटी न्यूरो अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ये सारे नजारे वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। सिद्दीपेट जिले के मदनूर मंडल के गागिलापुर इलाके के सुधाकर मौलाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं। सुधाकर ने चिरलापल्ली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तेलंगाना इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरेशन चिरलापल्ली के सदस्य के रूप में काम किया।